वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद, जियानु बखैर आगली टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ सर्दी को तो एंजॉय करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और मौसम को एंजॉय ही करते रहेंगे तो मौसम अच्छी तरह से गुजर जाएगा और फिर कुछ अर्से के बाद मौसम चेंज होगा और फिर इसी सर्दी को हम याद कर रहे होंगे। वेल लिसनर्स, एक दफा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं उसी प्रोग्राम में, उसी प्लेटफॉर्म से और उसी जराए के साथ जिस पर आप हमें सुन रहे होते हैं। प्रोग्राम है द मुस्लिम माइंड इन साइंस, प्लेटफॉर्म नई सुबह वेब रेडियो, और आप सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.naisubah.org/radio पर। इस प्रोग्राम को आपकी पार्टिसिपेशन भी होगी इस शो में, लेकिन सबसे पहले मैं शामिल करूंगी अपने साथ अपनी को आरजे अक्सा को, ताकि वो भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएं और फिर हम दोनों मिलकर आपसे बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ओफ नादिया, आप मुझसे पहले पहुँच गई। इतनी सर्दी में कैसे पहुँची? क्या गाड़ी में हीटर लगाया हुआ था? गाड़ी में तो हीटर लगा हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी से स्टूडियो जाना चाहिए, हीटर शीटर लगा के गर्म करें ताकि आराम से शो कर सके। अक्सर आए तो उन्हें स्टूडियो भी गरम गरम मिले ताकि आराम से मजे में शो कर सके। मैं तो गाड़ी में सोच रही थी, क्योंकि मेरा हीटर खराब हो गया है गाड़ी का, तो मैं सोच रही थी कि मैं स्टूडियो में क्या करूंगी अगर मुझे इतनी सर्दी लगे कि मैं शो कैसे कर सकूंगी। लेकिन खैर, आपको इतना एनर्जेटिक देखकर मैं भी एनर्जाइज हो गई हूँ, और फिर अगर चाय पी लूंगी ना तो और ज्यादा अच्छे से एनर्जेटिक हो जाऊंगी। क्या ख्याल है आपका? चाय पिला रही है ना मुझे? फिर बिल्कुल पिलवा रही हूँ। और लिसनर्स, आपने देखा अक्सर ने कैसे स्मार्टली आते ही चाय का भी बता दिया कि भाई फौरन से चाय भी लेकर आए। अक्सर आज मैं चेक करूंगी आज आप क्या लेकर आई हैं। लास्ट टाइम तो बड़ा मजा आया ड्राई फ्रूट के साथ, और आई एम श्योर कि आज भी आप खाली हाथ बिल्कुल नहीं आने वाली। वैसे इसकी वजह ये है कि अक्सर हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आ रही होती है। वैसे मेरे बैग में भी होती हैं चीजें जो हम शेयर कर रहे होते हैं। हम दोनों को ही खाने पीने का बड़ा शौक है, बातें भी चल रही होती हैं आपके साथ, इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे होते हैं, मजा भी ले रहे होते हैं शो का, और इन तमाम मजेदार सी बातों के साथ साथ मजेदार सा खाना पीना होता है, तो हम भी एंड तक शो को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल नादिया, बातें और खाना पीना साथ साथ चलता ही रहेगा। लेकिन उससे पहले हम लिसनर्स को बता देते हैं कि वो अगर हमें सुनने के साथ साथ हमसे बात करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। दो जराए हैं। एक तो जी हमारा नंबर है जिसके जरिए वो हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर चाहें तो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं सिंपल। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033086000072। इस पे आप अपना प्यारा सा नाम और किस शहर से हैं और आप क्या कहना चाहते हैं वो आप सेंड कर देंगे। इसी के साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट। यहाँ पर भी आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हैं, चाहे हमारे शो से रिलेटेड या फिर नई सुबह वेब रेडियो के तमाम जो शोज चल रहे होते हैं जिन्हें आप लोग सुन रहे होते हैं उनसे रिलेटेड भी, और उन्हें हम शामिल करेंगे अपने शोज में, जो कि हम करते भी हैं। आज के शो में भी कुछ कमेंट्स हैं, कुछ फीडबैक्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं 25 दिसंबर की। आज तमाम लोगों को मेरी और नादिया की जानिब से और नई सुबह वेब रेडियो की पूरी टीम की जानिब से हैप्पी कायद-ए-आज़म डे। बिल्कुल लिसनर्स, आप सबको भी ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और कायद-ए-आज़म ही की वजह से आज हम इस आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और आप लोग भी अगर अपने कमेंट शेयर करना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं कायद-ए-आज़म डे के हवाले से, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल करेंगे आप। इसके साथ साथ फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। वेल अक्सा, आज आपने कुछ स्पेशल किया? बिल्कुल नादिया, स्पेशल ही किया है आज मैंने, और वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी मैं। बिल्कुल, हम भी वेट करेंगे और फिर सुनेंगे कि अक्सा ने आज जो स्पेशल एफर्ट की है उसका रिजल्ट क्या है और हमें क्या सुनने को मिल रहा है। वैसे अक्सा देखिए, न्यू ईयर भी आ रहा है और अभी हम लास्ट प्रोग्राम में जिक्र भी कर रहे थे कि न्यू ईयर गोल्स और पुराने साल के गोल जो थे वो कंप्लीट हुए या नहीं हुए। तो हमारा आज का जो स्पेशल डे है, कायद-ए-आज़म डे है, हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए नादिया, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा तो उस ख्वाब को यकीन में कायद-ए-आज़म ने तब्दील किया। जिस तरह ख्वाब इम्पोर्टेंट होता है, इसी तरीके से उसकी ताबीर हासिल करने के लिए कोशिश करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एग्जैक्टली अक्सा, ख्वाब देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी ताबीर हासिल करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, और वही हमें कायद-ए-आज़म की लाइफ से सबक भी मिलता है, लेसन मिलता है, जिसको हम फॉलो करें तो आई एम श्योर कि हम अपने हर साल के गोल्स जो उनसे ना उन्हें अचीव कर सकते हैं। अब आपका तो आप बताएंगी तो पता चलेगा। अगर मैं अपने इस साल के डिसाइडेड गोल्स का जिक्र करूं, ऑल्दो मैं इतना ज्यादा वो फोकस नहीं करती कि ये गोल इस दफा होना चाहिए, ये होना चाहिए, साथ के साथ चीजें चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी एक चीज होती है ना माइंड में कि जी चलो नया साल आ चुका है, इसमें ये चीज कर लें, वो चीज कर लें।
हमारी एक अप्रोच है कि हम कामों को लिंगर ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं, डिले करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्दो हर काम में ये चीजें नहीं अप्लाई कर रहे होते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजों में, और खास तौर पे वो तमाम काम जो हमारी अपनी लाइफ से या पर्सनल इंटरेस्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसमें ये चीज भी बहुत अहम है। और इसमें वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमें बाकी तो अपने काम करने हैं, ठीक है, सबके साथ जो सोशलाइजिंग हो रही होती है और सोसाइटी में एक रहते हुए हम अलग से नहीं रह सकते, सबके काम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती है ना जो हमने स्पेसिफिकली अपने लिए रखी होती है, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने लिए टाइम निकालते हैं या नहीं, अपने जो शौक हैं, अपनी जो हॉबीज हैं, उन कामों में जिसमें हमें मजा आता है, हम रिलैक्स फील करते हैं, और उनके लिए हम टाइम निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो तमाम जो काम होते हैं उससे हम मेंटली फिजिकली रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो फिर अपने बाकी जो काम होते हैं, बाकी टास्क होते हैं, उन्हें प्रॉपर्ली कर पा रहे होते हैं। तो मैं उन चीजों में थोड़ा सा ना पीछे हो जाती हूँ कि मैंने जो चीजें सोची होती हैं कि ये मैंने इस दफा अपने लिए करना है, ये मैंने करना है, तो मैं उनको थोड़ा सा ना पोस्टपोन चली जाती हैं वो चीजें, कि चलो आज ये वाला काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस चीज को थोड़ा सा साइड पे कर दिया जाए, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नादिया, और मैं समझती हूँ कि जो प्लानिंग होती है ना वो भी बहुत ज्यादा इसमें अहम किरदार अदा करती है। अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग हुई होगी ना तो आपको कभी भी इस किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग हर चीज को रैंडमली कर रहे होते हैं। इवन के हमारे जो डेली रूटीन के टास्क होते हैं ना, उनको भी ये वाला हुआ, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ऐसा होगा, ये हम लिख के नहीं रखते एक पेपर पे, बल्कि हम डायरेक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम कहते हैं हमें ही तो करना है, क्यों लिखें भाई, क्या जरूरत पड़ गई है लिखने की, याद है ना बस सब कुछ। मैं नहीं लिखती कभी भी अपनी डेली रूटीन के टास्क। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सबसे पहले सुबह जब 9 बजे आते हैं ऑफिस, तो वो अपने पूरे दिन के टास्क पहले लिखते हैं कि उन्होंने ये चीजें करनी है, और उसके बाद वो परफॉर्म करते हैं। तो वो चीजें उनकी माइंड से स्किप भी नहीं होती हैं, कभी उनको जो है ना प्रॉब्लम भी नहीं होती है टाइम मैनेज करने में, और वो इजीली अपने सारे टास्क बहुत आसानी से कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और हम कह सकते हैं कि ये काफी अच्छी आदत है कि अगर हम अपनी लाइफ में इसको थोड़ा सा शामिल करना स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिकली शामिल करना स्टार्ट कर दें, तो काफी सारे हमारे ऐसे काम हैं जो डे बाय डे चलते रहेंगे और फिर पेंडिंग में नहीं जाएंगे, और रिलैक्स रह के हम अपने मैक्सिमम कामों को कर सकेंगे डेली बेसिस के ऊपर। वैसे कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल घड़ी की सुइयों के साथ साथ चल रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि वो काम कल पर क्यों डालें जो परसों भी हो सकता है। और नादिया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा बर्डन लेते हैं, पता है कैसे, यानी कोई काम अगर कल हो सकता है वो कहते हैं नहीं नहीं आज ही कर लो। बिल्कुल, जल्दी का काम भी वैसे कहते हैं शैतान का होता है, तो इस चीज को भी अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा आराम से चीजों को लेकर चलना चाहिए ताकि सब रिलैक्स रहे, काम भी होते रहे, इंसान भी रिलैक्स रहे, क्योंकि काम इंसान के लिए है, इंसान कामों के लिए नहीं है। कायदे आजम ने भी कहा था काम काम और काम, और हम इसको जब लेके बैठते हैं ना, किसी को नसीहत करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इस लाइन को कोट कर रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि उन्होंने काम को ये नहीं कहा कि आप एक काम लेके घड़ी देख रहे हो कि हम 4 घंटे से बैठे हैं, हम 5 घंटे से बैठे हैं। अगर आप 1 घंटा भी बैठे हैं तो आपने प्रोडक्टिव वर्क किया है या नहीं, ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आजकल वैसे भी स्मार्ट वर्किंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्किंग। ऐसा ही है नादिया, और पता है जब काम करते रहते हैं ना, और हम ये कहते हैं बस हमें आज के दिन में ये वाला काम कंप्लीट करना है, फिर वो कंप्लीट ही होता है, उसमें कोई क्रिएशन नहीं होती है, ना कोई प्रोडक्शन होती है, बस वो कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं ना, अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पर आपको क्रिएटिव वर्क करना है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता, वो विद इन मिनट्स भी हो सकता है, वो काफी सारे घंटे भी ले सकता है आपके, लेकिन जिस वक्त वो होता है तो फिर पता चलता है कि वाकई आपने कोई चीज है जो क्रिएट की है, और वो फिर देखने और सुनने में मजा भी आ रहा होता है, और वो एक तरीके से आप कहें कि आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। कभी कभी ऐसे लोगों से सामना भी हो जाता है जो क्रिएटिव काम को भी कहते हैं कि भाई घड़ी की सुइयों के साथ करें, आपके पास 10 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स है, करके फ्री हो जाएं और फिर नेक्स्ट काम की तरफ चले जाएं। तो मे भी कुछ लोग ऐसा कर लेते हो, लेकिन आई थिंक कि फिर वो रिजल्ट वैसा मजे का नहीं आता होगा। अच्छा नादिया, मुझे इसके साथ साथ बताइए कि सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, अगर बारिश हो जाए तो ये जो वायरल डिजीज है ये कुछ हद तक कम ना हो जाए? बिल्कुल कम हो जाएंगी, और बारिश चाहे सर्दियों में हो रही हो चाहे गर्मी में हो रही हो, बारिश को वैसे हम हमेशा रिलेट करते हैं कि गर्मी ज्यादा हो रही है, बारिश होगी तो गर्मी का जोर टूट जाएगा। और इसी तरह विंटर्स में कह रहे होते हैं कि भाई फ्लू है, कफ है, फीवर वगैरह फैला हुआ है, तो ये तमाम वायरल डिजीजेस जो सी हैं ये सारी की सारी कवर हो जाएंगी अगर एक अच्छी सी बारिश हो जाए सर्दियों की। पर जब सर्दियों की बारिश हो जाती है, सर्दी तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन मौसम का मजा तभी आता है जब बारिश हो रही है। वैसे सर्दियों की बारिश हो या गर्मियों की बारिश हो, बारिश का अपना मजा।
नादिया, वैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी ट्रैवलिंग के मूड में लग रही हैं, तो कहीं प्लान है आपका? बिल्कुल मेरा प्लान है और मैं सोच रही थी कि विंटर्स की जब पैकिंग करनी पड़ती है ना फिर पता चलता है, और मुझे अंदाजा हुआ जब मैंने अपना बैग रेडी किया, उफ इतना ज्यादा, मतलब कि आप एक दो जोड़े भी रख रहे हो ना तो उसके साथ की मैचिंग स्वेटर्स होने चाहिए, शॉल्स होनी चाहिए। कुछ हम फीमेल्स में थोड़ी सी एक इंस्टेंट होती है ना कि हमने हर सूरत मैचिंग चीज की तरफ जाना होता है, चाहे आप जितना मर्जी कम से कम चीजों को लेकर चल रहे हो, लेकिन फिर भी एक रखें, दो चीजें रखें, तीन चीजें रखें, जब आपने पहननी है ना तो वो प्रॉपर एक लुक आनी चाहिए। वैसे ये सिर्फ फीमेल्स के बारे में नहीं कहा जाता, मेल्स भी बहुत कॉन्शियस होते हैं। ये और बात है कि उनके बारे में इतनी ज्यादा इन चीजों को रिलेट नहीं किया जा रहा होता या बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा होता, सारा फोकस होता है फीमेल की तरफ और मेल आराम से अपने काम, अपनी मैचिंग, कंट्रास्ट सब में चल रहे होते हैं। वरना आप देखें कि फीमेल्स ने तो क्या करना, एक सूट है उसके साथ या फिर शॉल मैचिंग की होनी चाहिए, ठीक है, या बैग मैचिंग का होना चाहिए। स्वेटर्स वगैरह हम शॉल से भी कवर कर लेते हैं, भाई वेलवेट की कोई अच्छी शॉल्स वगैरह लें ताकि आपको इतनी ज्यादा ठंड को आप बर्दाश्त कर लें। लेकिन जो मेल्स होते हैं उनके पास इतने ऑप्शंस ही नहीं है कि वो कोई दुपट्टा ले सके, कोई स्टॉलर ले सके, तो उन्होंने जो अपनी हेड टू टो लुक अचीव करनी होती है उसके लिए भी एफर्ट वैसे बहुत करते हैं, बेशक इतना ज्यादा शोर वावेला वगैरह उसके बारे में नहीं कर रहे होते। Welcome back listeners, once again you are listening the Muslim Mind and Science on नई सुबह वेब रेडियो, और आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, that is www.naisubah.org/radio। आपके मैसेजेस जो कि आप हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860072 पर। अक्सा हमें मैसेज आया है औरंगजेब का रावलपिंडी से, और वो कह रहे हैं कि आप दोनों इतना ज्यादा कैसे बोल लेती हैं। हम तो खुद सोचते हैं कि हम इतना ज्यादा कैसे बोल लेते हैं, लेकिन बोलने के बाद जब चुप होते हैं ना फिर सोचते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम बोल चुके होते हैं फिर हमें एहसास होता है कि क्या कुछ बोल चुके हैं, लेकिन भाई हम थोड़ा सा सोच भी लेते हैं दरमियान में। अब इतना तो आप लोगों के साथ बातचीत कर कर के थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम फिर आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते ना, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे होते और शेयर कर रहे होते हैं आपके साथ डेली रूटीन से चीजें भी, और फिर यहाँ वहाँ के कुछ स्टफ जब हम देख रहे होते हैं हमारे पास कलेक्ट हो रहा होता है, तो फिर रात में हम यहाँ पर आके आप लोगों के साथ वो शेयर कर देते हैं। ऐसे ही है ना अक्सर? बिल्कुल ऐसा ही है। जल्दी जल्दी से और कमेंट्स शामिल कीजिए, क्योंकि मुझे आगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी तो बतानी है। बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं बताने के लिए। आप क्या एक्साइटेड होंगी, हम जितने एक्साइटेड हैं आज जो आपने मुझे ऑफ एयर बताया, मैं तो सोच रही हूँ कि जल्द अज जल्द आप हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें आज के साइंटिस्ट की, ताकि हमारे लिसनर्स भी जान सकें कि कितनी अहम इन्वेंशंस हैं जो कि हमारे आज प्रोग्राम में शामिल होने वाले साइंटिस्ट ने की हैं। कुछ और नाम भी हैं मेरे पास जो मैं यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ। फरहीन जबीन हमारे पास लाहौर से हैं, और वो भी कह रही हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप दोनों को सुनकर बहुत मजा आता है और आप सॉन्ग्स भी बहुत मजे के प्ले करते हैं। फरहीन थैंक यू सो मच, आप लोगों के लिए प्ले कर रहे होते हैं और आप लोगों के फीडबैक से ही हम सिलेक्ट करते हैं कि हम प्लेलिस्ट क्या क्रिएट करें आप लोगों के लिए। और इसके अलावा अम्मारा अनवर है हमारे साथ, आप भी सलाम करिए। वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम हमारे साथ रहिएगा। अब हम चलते हैं अक्सा की तरफ और माइक में हवाले करूंगी अक्सा के, ताकि अक्सा आज के जो हमारे हीरो हैं, आज के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट करें। आज मैं आपको लेकर चलूंगी कदीम यूनान यानी ग्रीस, जहाँ पर साइंस और फिलॉसफी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई। ये वो टाइम था कि जब एरिस्टोटल अपने उरूज पर था और लोग आपस में बहसो मुबाहिसा करके साइंस और फिलॉसफी को तरक्की दे रहे थे। डायलॉग्स करते थे, डिस्कशंस करते थे और उनकी बेसिस पर अपने मफरूजों को हकीकत के करीब लाने की कोशिश करते थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है, तो फिर साइंस में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया? Who was the father of experimental science? इनके जवाबों के लिए इस्लामिक गोल्डन एज में जाना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 500 साल तक रही, और उस दौर में बेतहाशा मुस्लिम साइंटिस्ट पैदा हुए। एंड दैट वाज द टाइम जब मुस्लिम साइंटिस्ट दुनिया पर राज कर रहे थे और उनकी बुक्स यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जाती थी। मुस्लिम साइंसदानों ने मेडिसिन, आर्किटेक्चर, ऑप्टिक्स और दीगर साइंसी उलूम पर बेतहाशा बुक्स लिखी, रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स लिखे। इन्हीं में से एक मुस्लिम साइंटिस्ट जिनका नाम इब्नुल हैसम है, जिनका पूरा नाम अबू अली अल हसन इब्नुल हैसम था, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा गया।
इनकी पैदाइश 965 में इराक के एक शहर बसरा में हुई। ये वो टाइम था कि जब बसरा और बगदाद इल्म का गढ़ था और लोग दूर दूर से वहाँ इल्म हासिल करने आते थे। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम जिस लाइब्रेरी में हासिल की, वहाँ पर उस वक्त 15,000 बुक्स थीं और वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती थी। इब्तिदाई तालीम के बाद आप मिस्र चले गए। मिस्र में लोगों ने आपके इल्म की वजह से आपकी खूब पजीराई की। बादशाह ने आपको अपने दरबार में बुलाया और कहा कि दरियाई नील में हर साल सैलाब आता है, इसका कोई हल निकालें। आपने दरियाई नील जाकर जगह का जायजा लिया और तजवीज की कि यहाँ पर 3 जगह बंद बांधने की जरूरत है, यानी डैम। और साथ ही आपको अंदाजा हुआ कि इस काम के लिए जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है उसके लिए मजीद 10-15 साल अभी चाहिए। अब ये बात बादशाह को बताने से उसके नाराज होने का खदशा था। सो उन्होंने बादशाह के गजब से बचने के लिए अपने आप को पागल जाहिर किया। बादशाह ने आपकी जान बख्शी तो कर दी, लेकिन आपको जिंदान में डाल दिया। वहाँ पर या तो कैद थी या फिर रोशनदान से आने वाली रोशनी की चंद किरणें, और यहीं से आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स का आगाज किया। और आपने अपनी पहली किताब किताबुल मनाजिर, जिसे ऑप्टिक्स की पहली किताब कहा जाता है और जिसे यूरोप के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता रहा, की इब्तिदा यहीं से हुई। इन बुक्स में आपकी ऐसे रिसर्चेस मौजूद हैं जिनमें आपने मिरर्स का इस्तेमाल किया, लेंसेज का इस्तेमाल किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट किए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बताया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। इसी तरह लोग ये समझते थे कि आँख से निकलकर रोशनी चीज पर पड़ती है तो हमें चीज दिखाई देती है। बट यू वर द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि लाइट सन या किसी भी लाइट सोर्स से चीज पर पड़ती है और जब वो चीज से रिफ्लेक्ट होकर आँख में दाखिल होती है तो हमें चीजें नजर आती हैं, जो आज हम जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट लोगों के लिए बहुत मुश्किल था और स्टार्ट में आपको अप्रिशिएट भी नहीं किया गया। आपने रिफ्लेक्शन को भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिए। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो रिफ्लेक्ट करती है और उसकी वजह से हमें चीजों के स्ट्रक्चर और साइज में डिफरेंस नजर आता है। यानी सम टाइम चीजें उल्टी नजर आ रही होती हैं और सम टाइम अपनी जगह से हिली हुई नजर आती हैं। आपकी सबसे बड़ी इन्वेंशन कैमरा थी, जिसका हम कितना फायदा उठाते हैं आजकल, और सेल्फी के बगैर तो हमारा बिल्कुल गुजारा ही नहीं है। क्यों नादिया, आपका क्या ख्याल है? आप काफी देर से खामोश हैं, कब बोलेंगी? जब आप मुझे मौका देंगी बोलने का, लेकिन मजा आता है आपकी इन्फॉर्मेशन सुनने का, तो इसलिए खामोश रहना ज्यादा बेहतर होता है ताकि इंटरेस्ट ब्रेक ना हो। और सेल्फी की भी आपने क्या बात की अक्सर। वैसे कुछ लोगों को इतनी सेल्फी की आदत होती है कि खाना उनके सामने रखा जाता है ना, वो प्लेट की पिक्चर लेते हैं अपने साथ और फिर फौरन से स्टेटस पे डाल देते हैं कि भाई देख लो आज हम ये खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे पहले सेल्फी लेते हैं और उसके बाद स्टेटस पे डालते हैं। बिल्कुल ऐसा भी करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसका बहुत पॉजिटिव कोई रिजल्ट निकलता होगा। हम जितनी ज्यादा पिक्चर्स लेते हैं ना, उसी में हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, बाल ऐसे लग रहे हैं, चेहरा ऐसा लग रहा है, आंखें ऐसी लग रही हैं, तो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरा ख्याल है कि सेकेंडरी चीजें हैं, बहुत ज्यादा सेकेंडरी चीजें, और बहुत इतना अहम होता है लाइफ में कि अपनी लुक्स पे ध्यान जरूर देना चाहिए, लेकिन सिर्फ लुक्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। ऐसा ही है, और बस हर वक्त इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कहीं हम बुरे ना लग जाएं, हमारी पिक्चर बुरी ना आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने नोट किया था एक दफा कि जब हम छोटे होते थे ना, तो बस ये होता था पिक्चर खींचने लगी ना तो सारों को इकट्ठा करके खड़ा कर दो और तस्वीर ले ली। अब इतना कॉन्शियस होते हैं, इसने इस कलर के कपड़े पहने हैं तो ये 2 कॉम्बिनेशन इकट्ठे होने चाहिए, आपकी हाइट मैच नहीं करी तो आप इधर चल जाए, आप उधर चल जाए, मेरी राइट साइड आनी चाहिए, मेरी लेफ्ट साइड आनी चाहिए, इस टाइप की कर करके ना, तो मतलब एक पिक्चर लेनी होती है उसमें इतना टाइम वेस्ट हो रहा होता है। और सम टाइम मुझे तो खैर बड़ी ये चीजें इरिटेट करती हैं कि आपने और भी बाकी चीजें देखनी हो या कुछ करना हो, इस चीज में लगे होते हैं ना कि सारे रेडी है तो पहले पिक्चर बनवा लें, या तो वो फौरन हो जाए क्लिक तो आप कहते हैं कि ठीक है बना लें, लेकिन मुझे पता होता है ना कितना टाइम इस पे लगना है, तो फिर सम टाइम इंसान कहता है भाई मुझे रहने दो, बाकी बना लो। बिल्कुल नादिया, ऐसा ही है। अब चलते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ और फिर हमें ब्रेक पर भी तो जाना है। बिल्कुल।
लिसनर्स, मैं जिक्र कर रही थी उनकी सबसे बड़ी इन्वेंशन का, जो कि कैमरा थी, और ये आइडिया भी उन्हें जिंदान में कैद के दौरान ही आया, जब उन्होंने देखा कि लाइट एक छोटे से सुराख से अंदर आ रही है और वो बाहर के अक्स का उल्टा इमेज सामने वाली दीवार पर क्रिएट कर रही है। उन्होंने इसको नोट किया, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली कैमरा इन्वेंट किया। आज के कैमरास उन्हीं के बताए हुए कैमरा प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। आपने आई स्ट्रक्चर बताया, आई वर्किंग बताई, आंख की वर्किंग और एनाटॉमी के बारे में अपनी बुक में डिटेल से बताया। आई सिस्टम और सिग्नल कैसे ब्रेन तक जाता है इसके बारे में बताया। इवन ये भी बताया कि सनराइज और सनसेट के दौरान सूरज बड़ा क्यों हो जाता है। उनका एक और बहुत बड़ा कारनामा भी था और वो हम बताएंगे आपको इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। वंस अगेन हम आपके साथ मौजूद हैं और आपको अभी हमने सुनवाया अबरारुल हक की आवाज में मजेदार सा गाना। आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा। अबरार के सॉन्ग्स हों और एंजॉय ना करें, ऐसे भी हालात नहीं। सो एंजॉय करते रहें हमारे साथ हमारे प्रोग्राम को, म्यूजिक को और इस इन्फॉर्मेशन को जो कि आपके साथ शेयर की जा रही है और अक्सर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमें सुना रही है। मजा आ रहा है। बुक्स में पढ़ेंगे ना कभी याद नहीं रहेगा। अक्सर मेरे पास एक मैसेज भी आया और ये हमें सलमान हैदर ने भेजा है कराची से और वो कह रहे हैं कि आप इतने अच्छे तरीके से बताती हैं, बिल्कुल स्टोरी टेलिंग वे में, कि तमाम इन्फॉर्मेशन इतनी इजी लगती है कि दिल कर रहा है कि अब हम दोबारा स्कूल चले जाएं और हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझसे पूछें कि मेहनत कितनी लगती है। भाई हर काम पे मेहनत जब होगी ना तो फिर वो नजर भी आएगी और हमें पता भी चल रहा होता है कि आप कितनी एफर्ट से हमारे लिए तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही होती है जिसे हम एंजॉय कर रहे होते हैं। और आई एम श्योर जब हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हमारे लिसनर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप की मेहनत भी वसूल हो जाती होगी और आप खुश तो डेफिनेटली होती हैं। मैं देख रही होती हूँ आपको। ये तो है वैसे नादिया, जहाँ लिसनर्स खुश वहाँ मैं खुश। बिल्कुल। और अब हम जानते हैं आपसे इब्नुल हसन का एक और बड़ा कारनामा जो आप हमारे साथ शेयर करने वाली हैं। वैसे ब्रेक लगा देती हैं आप जब कोई अहम पॉइंट आता है ना, इंतजार में खड़ा कर देती हैं हमें। वो इसलिए क्योंकि अबरारुल हक का सॉन्ग सुनना भी तो जरूरी था। अगर म्यूजिक नहीं सुनेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। बिल्कुल सही कही अक्सर, क्योंकि हमारे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग्स प्ले किया करें। सो हमारी कोशिश होती है कि अपने तमाम लिसनर्स को अपने साथ लेकर चलें। सो हम आपकी तरफ आते हैं ताकि आप हमें वो कारनामा बताएं जो कि आप हमें बताने वाली थी और हम इंतजार कर रहे हैं। चलें अब कारनामे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि लोग पहले ये समझते थे कि हवा आसमान तक फैली हुई है, यानी जमीन की एटमॉस्फेयर डायमेंशन इनफिनिट डायमेंशन की है या इनफिनिट हाइट की है। लेकिन आपने सूरज के कम और ज्यादा होते साइज और कलर की बेस पर कैलकुलेशन करके बताया कि हवा जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर है और फिर खत्म हो जाती है, मौजूद नहीं रहती, जो कि आज के कैलकुलेशन के काफी हद तक करीब तरीन है। और आप ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि हवा जमीन के गिर्द एक कवर की तरह मौजूद है। आपने सोलर इक्लिप्स और रेनबो के कलर सोर्स पर भी रिसर्च की। टेलीस्कोप का बेसिक प्रिंसिपल भी आपने अपनी बुक में लिखा। आई थिंक आपका सबसे अहम काम ये था कि आपने एक ऐसा मेथड बताया जिससे इन फ्यूचर साइंस को डेवलप किया जा सकता है, यानी एक्सपेरिमेंट। आपने बताया कि किसी भी साइंटिस्ट की बात को आंख बंद करके नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि उसको टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए एक मेथड होना चाहिए। और उन्होंने वो मेथड दिया जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मफरूजा बनाया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस मफरूजे को गलत या सही साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और लास्ट स्टेप में एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट शो किया जाता है। एक्सपेरिमेंट इस मेथड का सबसे अहम पार्ट है जो कि साइंस की हिस्ट्री में पहले नहीं मिलता था। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा इस बात से हो सकता है कि आज साइंस में जितनी भी डेवलपमेंट है वो साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज की बेस पर हो रही है। आज दुनिया में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। बट रिमेम्बर, इनका फाउंडर इब्नुल हैसम था। आपने 200 से ज्यादा किताबें लिखी जिनमें से सिर्फ
50 मौजूद हैं। अंग्रेज आपको फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं और फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी। और इन्होंने मिस्र के शहर काहिरा में 1039 को वफात पाई। सो ये तो थे हमारे आज के मुस्लिम साइंटिस्ट। तो नादिया बताइए कि आपको आज की इंफॉर्मेशन कैसी लगी, क्योंकि आप बहुत गौर से सुनती है, इसलिए मेरे लिए जानना जरूरी है कि आपका फीडबैक क्या है। अक्सर बिल्कुल, एक तो मैं गौर से सुनती हूँ क्योंकि बहुत मजा आता है सुनने का, और फीडबैक अगर मैं अपना एज अ लिसनर आपके साथ शेयर करूँ ना, तो इतनी इम्पोर्टेंट और एक तरीके से कहें कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इतने लाइटर मोड में हमारे साथ शेयर कर रही होती हैं, स्टोरी टेलिंग वे में हमारे साथ शेयर कर रही होती है। उसका मजा तो डेफिनेटली आ रहा होता है, लेकिन मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर मेरे साथ साथ हमारे लिसनर्स के दिमाग में भी रह जाती होगी, और अगर आप हमसे कुछ ना कुछ पूछें तो हम जवाब देने के काबिल जरूर होंगे। वैसे अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना, मुझे सबसे मजे की चीज क्या लगी है, 2 से 3 पॉइंट्स। एक तो जो हम एक कॉन्सेप्ट है कि आज हम साइंस में पढ़ते भी हैं कि जो एनाटॉमी पढ़ रहे होते हैं उन्हें ये आईज का स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग, सारा सिस्टम प्रॉपरली आ रहा होता है कि लाइट जो है चीजों पर पड़ती है और फिर हमारी आंख के अंदर जाती है, रेटिना तक जाती है, इमेज क्रिएट होता है और हमें वो चीज नजर आ रही होती है। ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। जो साइंस नहीं पढ़ते उनके लिए तो डेफिनेटली मजे का होगा, जो पढ़ते हैं उनके लिए तो एक नॉर्मल सा होगा। और सेकेंडली कि सनसेट और सनराइज के टाइम पर सूरज का साइज कितना मैटर करता है, और रेनबो के कलर्स कैसे बनते हैं, कितने मजे की लगती है ना रेनबो। बारिश होती है और आसमान पे इतने मजे के कलर्स शो हो जाते हैं। तो रिसर्च इन्होंने उस चीज को भी लेकर की कि वो कलर्स कहाँ से क्रिएट हो रहे होते हैं, उस पर लाइट कहाँ से पड़ रही होती है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव, और हमारे साथ साथ आई एम श्योर लिसनर्स ने भी बहुत एंजॉय किया है। अभी मैसेजेस आ जाएंगे, दरम्यान में आ भी रहे थे, हम शामिल भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अक्सा, आपने एक बहुत अहम मैसेज शेयर करना है आज। जी बिल्कुल, मैसेज शामिल करते हैं और चलते हैं मैसेज की तरफ कि वो मैसेज क्या है। सो मैसेज है कि नादिया, जैसा कि पता है कि हमारा जो ये शो है नई सुबह वेब रेडियो की जानिब से पेश किया जा रहा होता है, और नई सुबह के बहुत सारे लोग हमारे शो को सुनते भी रहते हैं। और मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल मैसेज है और मैं चाहती हूँ कि वो मैं ऑन एयर अनाउंस करूँ कि वो क्या मैसेज है। मिस नहीं कर सकती इस मैसेज को। तो वो मैसेज है कि मैम निखत जो कि हमें सुन रही होती हैं, और उन्होंने आंसर दिया हमारे पिछले शो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका, और वो हमारे शो की विनर हैं। जबरदस्त। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि हमारा शो जो है थोड़ा बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, हमें बहुत अहम लोगों की तरफ से आंसर रिसीव हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं बताती चलती हूँ कि हमारा जो पिछले शो में हमने क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, ताकि हमारे सुनने वाले लिसनर्स जो कि आज हमें सुन रहे हैं उनको भी रिकॉल हो जाए। हमने आप लोगों से पूछा था कि अल बैरूनी का मुकम्मल नाम क्या है। तो मैम निखत ने हमें आंसर दिया है कि अल बैरूनी का मुकम्मल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी है। बिल्कुल यही नाम है, और इन्होंने फरमाइश की है तो वो सॉन्ग है यूं ही कट जाएगा सफर। बिल्कुल जी, हम ये गाना प्ले करने वाले हैं अपने द मोस्ट फेमस सेगमेंट ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट में, और इससे पहले हम आपके लिए एक और सॉन्ग भी प्ले करेंगे जो कि होगा आलमगीर की आवाज में, बहुत खूबसूरत सा गाना। और आलमगीर हमारे वो सिंगर हैं जिन्हें फादर ऑफ पॉप सिंगिंग कहा जाता है। 70s, 80s और 90s में इन्होंने पॉप इंडस्ट्री में राज किया था, और ये वो सिंगर थे जिनका पहला गाना अलबेला राही आया तो इसके बाद लोग इनके पीछे पागल हो गए थे। इनको देखने के लिए, इनको सुनने के लिए बेताब रहते थे कि आलमगीर का कब गाना सुनने को मिले, कब हमें वो देखने को मिले। और आलमगीर ने बहुत से अवार्ड्स भी विन किए, जिनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। और आपके क्रेडिट्स पे बहुत सारे गाने हैं जो कि आज भी प्ले किए जा रहे होते हैं, पसंद किए जा रहे होते हैं। और आपने प्ले बैक सिंगिंग भी की आईना मूवी, जिसमें आपने गाना गाया और बहुत फेमस हुआ महनाज के साथ। वो गाना भी हम आपके साथ किसी दिन जरूर शेयर करेंगे, आपको सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले प्ले करेंगे आलमगीर की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना, और फिर द ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट में हम अपनी आज की विनर का गाना प्ले करेंगे, यूं ही कट जाएगा सफर। सो चलते हैं, गाना सुनते हैं। बैक टू बैक 2 सॉन्ग्स आपके लिए प्ले कर रहे हैं, आप भी सुने, हम भी सुने, एंजॉय करते हैं और फिर वापस आते हैं। All right, listeners, once again we are with you. I am Nadia और मेरे साथ मौजूद है अक्सा। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं द मुस्लिम माइंड इन साइंस नई सुबह वेब रेडियो पर। हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप हमारी वेबसाइट पर naisubah.org/radio पर। अपना फीडबैक आप शेयर करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आप टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं, वॉइस नोट भी शेयर कर सकते हैं, and that is 0330860072।
और कमेंट कर सकते हैं हमारे FB ID पर, हमारे फेसबुक पर facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। अभी हमने आपके साथ 2 गाने शेयर किए, आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा, मजा लिया होगा इन दोनों सॉन्ग्स का। वेल लिसनर्स, अभी हम अक्सा से कहते हैं कि आज का क्वेश्चन बता दें भाई, ताकि नेक्स्ट टाइम हम भी आंसर करें और अपनी पसंद का गाना प्ले करवाएं आपसे। नादिया, वैसे आप तो ये बात ना ही करें, क्योंकि जब भी मैं सवाल करती हूँ तो आप कहती हैं मैंने तो बुक्स पर ध्यान दिया, मैंने तो उनकी इन्वेंशंस पर ध्यान दिया, मैंने तो उनके नाम के बारे में सोचा ही नहीं। तो आप तो हिंट भी नहीं दे पाती हैं लिसनर्स को। आपको क्या पता लिसनर्स कैसे आंसर कर रहे हैं? अच्छा, मतलब आप उन्हें ऑफ एयर बता रही होती हैं? मैं और लिसनर्स हम सब मिलकर बहुत गौर से सुन रहे होते हैं और हम एक जगह पर ये तमाम इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं, फिर निकाल लेते हैं वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ, जो कि मैंने आपसे पूछना है और मैम निखत से भी पूछना है, ताकि मैं चाहती हूँ मैम निखत अगले शो में भी विनर बन सके। बिल्कुल, ठीक है जी। ओके, तो आज का सवाल ये है कि इब्नुल हैसम की इम्पोर्टेंट इन्वेंशन कौन सी थी? क्या मैं बता सकती हूँ? नहीं, आप बिल्कुल नहीं बता सकती हैं, क्योंकि आपने सुन लिया, बहुत गौर से सुनी है। इसी पे तो मैंने फोकस किया था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, इसका तो आई एम श्योर सब जवाब दे देंगे। भाई लिसनर्स, आप लोगों ने जब आज सेल्फी लेनी है ना, तो आपने थोड़ा सा दिमाग की खिड़की को भी बजाना है, ठीक है, और फिर आपने आंसर देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपना गाना अक्सर से प्ले करवाएं। ऐसा ही है। और इसी के साथ साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि हम बात करते हैं ना डीप स्लीप की। हम जब सोएं तो हमारा दिमाग भी हमारे साथ साथ सो जाए, जैसे हम आंखें बंद करते हैं। लेकिन होता यह है कि दिमाग तब सोता है कि जब हमारे मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन बंद हो या हमारे रूम की लाइट बंद हो, क्योंकि हमारे ब्रेन को तब तक सिग्नल नहीं मिलता जब तक लाइट बंद नहीं होती। तो आप लोग कोशिश किया करें कि सोने से 2 घंटे पहले ही अपने मोबाइल को साइड पर कर लिया करें, और इसी के साथ साथ लैपटॉप को भी साइड पे कर लिया करें और सोने की कोशिश किया करें, ताकि आप सुकून से सो सकें और सुबह फ्रेश उठ सकें। आप लोग इस बात का ख्याल भी रखें कि पिलो साइड पर अपना फोन ना रखें, क्योंकि जो उसमें से रेजेस निकलती हैं वो आप पर असरअंदाज हो सकती हैं और उनसे आप लोगों को बहुत सी, अल्लाह ना करे, बीमारियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल अक्सर आप ठीक कह रही हैं। और इसके अलावा एक तो रेज निकलती हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन को डायरेक्ट इफेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी आवाज, रिंग टोन बज रही है, मैसेज की टोन बज रही है, कुछ देर बाद कुछ बज रहा है, हमें वो भी डिस्टर्ब करता है ना। और कुछ लोगों की एक आदत ये भी होती है कि अगर उसे साइलेंट पे करते हैं तो साथ ही वाइब्रेशन ऑन भी रखनी है, ताकि जैसे कोई मैसेज आए, जैसे कोई बेल बजेगी ना, तो फौरन से आप उसको आंसर कर सकें। सो ये भी थोड़ी सी एक हमारी आदत ऐसी डेवलप हो चुकी है जो हमें सुकून से नहीं रहने देती। यानी हमें थोड़ी सा भी ना सब्र नहीं है कि अगर कोई मैसेज आ गया है या रिस्पॉन्स करना है तो थोड़ा सा उसको डिले मोड में ले जाएं। वैसे यहाँ पर अगर मैं एक और रिसर्च पे आप सबके साथ शेयर करूँ ना, कि रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, इन दोनों को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें और फिर अपनी लाइफ पर अप्लाई करें तो बहुत सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। किसी भी चीज पर फौरन रिएक्ट ना करें, यानी विद इन 5 to 10 सेकेंड्स जो हम फौरी तौर पर रिएक्ट कर देते हैं किसी भी अपने एक्शन से, वो हमें लाइफ में बहुत दफा नुकसान ही पहुंचा रहा होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिले करें किसी भी एक्शन के ऊपर, इससे होता यह है कि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा स्टेबल होता है, उसे कुछ सोचने का टाइम मिलता है और फिर हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं, और रिस्पॉन्स इवेंचुअली बेहतर होता है रिएक्शन से। और उससे बहुत दफा ऐसे होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होते होते भी बच जाता है और आपस के ताल्लुकात भी बच जाते हैं। और इसके अलावा हम जो इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं ना, फौरन से किसी चीज पे रिएक्ट करते, तो वो भी हमारी पर्सनालिटी में थोड़ा बहुत सुकून आ जाता है। वैसे अगर हमारा फूड हेल्दी होगा तभी हमारी लाइफ काफी सुकून में आ जाती है। और हेल्दी फूड में ना सिर्फ हम वेजिटेबल्स ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ दही एक ऐसा फूड आइटम है जो कि हम ले सकते हैं। अच्छा, इस रिसर्च को जब मैं पढ़ रही थी ना, मुझे थोड़ी सी हैरत हुई थी, क्योंकि दही को अमूमन हम गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रायता, चटनियाँ और इन तमाम चीजों के लिए हम दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और दही को देख के, उसका नाम सुन के भी ठंडक का एहसास होता है। लेकिन दही के बारे में कहा जाता है कि दही विंटर फूड है, यानी इसकी तासीर होती है गर्म। तो आप इसे सर्दियों में दिन के टाइम में इस्तेमाल करें या मगरिब के टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये इजीली डाइजेस्ट भी हो सके। सो सर्दियों में जब आप दही का इंटेक करें तो आप दही को एज इट इज खा सकते हैं। गर्मियों में जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे ठंडक लेने के लिए आप इसे लस्सी की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये चीज मुझे पहले नहीं पता। मुझे भी आज ही पता चली और बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है नादिया। नो डाउट हमारे खाने पीने की जो चीजें हैं ये भी हमारी हेल्थ पर और मोर इम्पोर्टेंटली हमारे बिहेवियर्स पर बहुत ज्यादा असर डाल होती है। आपने देखा है ना, बहुत ज्यादा बच्चे जो हाइपर होते हैं
वो कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खा रहे होते हैं, शुगरी फूड बहुत खा रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा कंट्रोल भी करना हो ना, तो उन्हें कह रहे होते हैं इन्हें थोड़ी चॉकलेट्स दिया करें, इन्हें थोड़ी मीठी चीज़ें खिलाया करें। सो आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा गूगल करें, थोड़ा सा यूट्यूब देखें और उस पर देखें कि आप जो खाते हैं वो कितना हेल्दी है और कितनी क्वांटिटी में और किस टाइम पर खाना चाहिए, ताकि आप भी सुकून से रह सकें और एक अच्छी सी लाइफ को एंजॉय कर सकें। सो करते ये हैं कि आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट शो में, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। सो मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। रखिएगा अपना ख्याल, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का और अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों का भी ख्याल रखिएगा। सुनते रहिएगा नई सुबह वेब रेडियो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान। जी लिस्टर्स, तो मैं भी चाहती हूँ इजाजत। आप लोगों से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अक्सर ज्यादा इज साइनिंग ऑफ। फी अमान अल्लाह।